प्रॉफिट वाले ट्रेड को हम होल्ड क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे अंदर बिलीव नहीं है कि ये ट्रेड जो है वो चल सकता है। ये ट्रेड जो है वो हमें बहुत बड़ा एक प्रॉफिट दे सकता है। इसमें पोटेंशियल है, ये ऊपर तक जा सकता है। और इस वजह से हम बहुत बड़ा एक ट्रेड मिस कर देते हैं या बहुत जल्दी प्रॉफिट बुकिंग कर देते हैं। लॉस को तो हम होल्ड कर लेते हैं, बट प्रॉफिट को हम होल्ड नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें मार्केट का होलिस्टिक व्यू नहीं पता, मार्केट का हमें डायरेक्शन नहीं पता, ऑल ओवर मार्केट क्या कर रहा है उसका हमें एनालिसिस नहीं पता है। तो टॉप डाउन अप्रोच एक ऐसा मेथड है या एक ऐसा स्ट्रेटजी है जहाँ पे हमें मार्केट का होलिस्टिक व्यू पता चलता है। पूरे इंडियन मार्केट, ग्लोबल मार्केट, सेक्टर, इंडाइसेस पूरे हम एनालिसिस करते हैं, उसमें से हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकालते हैं और उसी में ही हम प्लान करते हैं, जिसकी वजह से हम अपने ट्रेड को होल्ड कर पाते हैं। तो ट्रेड अगर हमें होल्ड करना है, प्रॉफिट वाले ट्रेड, नॉट लॉस मेकिंग ट्रेड, तो हमें टॉप डाउन अप्रोच जो मेथड है वो हमें आजमाना चाहिए। बड़े बड़े जितने सारे ट्रेडर हैं वो लोग टॉप डाउन अप्रोच को आजमाते हैं, जिसके वजह से वो बहुत अच्छे से अपना ट्रेडिंग संभाल रहे हैं। तो टॉप डाउन अप्रोच कैसे काम करता है इस वीडियो हम डिटेल में सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। आज हम एक यूनिक अप्रोच के बारे में सीखेंगे, व्हिच इज टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच पे क्या होता है, हम मार्केट का ओवरव्यू लेते हैं, मार्केट का डायरेक्शन, मार्केट का मोमेंटम, मार्केट का सेंटिमेंट, मार्केट में स्ट्रेंथ है या नहीं, मार्केट कहाँ तक जा सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम ओवरऑल मार्केट को स्टडी करते हैं। ग्लोबल मार्केट का क्या हाल है, इंडियन मार्केट का क्या हाल है, सेक्टर क्या कर रहा है, फिर साथ ही साथ स्टॉक्स क्या कर रहा है। अगर हम ये वीकली बेसिस पे करते हैं तो हमें एक ओवरव्यू मिल जाता है और उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ग्लोबल मार्केट को देखेंगे। ग्लोबल मार्केट में क्या आता है, डाउ जोन आता है, नेस्डेक्स आता है, गिफ्ट निफ्टी आता है। फिर हम देखेंगे इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट में हम बेसिकली बैंक निफ्टी, निफ्टी या सेंसेक्स को देखते हैं। और हम देखेंगे सेक्टर कौन से सेक्टर अच्छे से मूव कर रहा है, जैसे पीएसयू हो गया, कुछ दिन पहले बहुत बढ़िया मोमेंट दिया, फाइनेंस, ऑटो, ये बहुत अच्छे स्ट्रक्चर में है। और उसमें से हम बेस्ट स्टॉक्स को फिगर आउट करेंगे, उसमें से बेस्ट स्टॉक्स कौन से हैं और उसमें हम प्लान करेंगे। तो ये जितने सारे मैं स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस करूंगी, इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, बस मेरा एनालिसिस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, ग्लोबल मार्केट को देखेंगे। तो ग्लोबल मार्केट में हम पहले डाउ जोन को देखेंगे। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ये वीकली एनालिसिस है तो इसलिए मैं वीकली देखना ज्यादा प्रेफर करूंगी, क्योंकि मंथली में इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रांग है। अगर हम इसको वीकली में देखें तो वीकली में आप देख सकते हो थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिला। अगले हफ्ते भी हमें एक रिट्रेसमेंट मिला। लेकिन अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो इस हफ्ते बहुत सही मोमेंटम मिला है डाउ जोन पे। अगर आप देखो एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आया है डाउ जोन पे। ठीक उस तरह अगर इसका हम रेजिस्टेंस देखें, अभी इसका रेजिस्टेंस फिलहाल के लिए है 48,480 का है। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करें तो आपको डेली टाइम फ्रेम पे कंटिन्यूअस एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगा। अगर आपने देखा होगा 46,000 पे यहाँ पे सपोर्ट लिया डाउन ने, फिर कंटिन्यूएशन यहाँ पे मिला है डाउ जोन पे। आरएसआई भी ठीक ठाक है, 40 पे सपोर्ट लिया है, वीकली में 60 के ऊपर है। तो ओवरऑल अगर हम डाउ जोन की बात करें तो डाउ जोन स्ट्रांग है। फिर हम देखेंगे नेस्डेक को, ठीक है। नेस्डेक का हाल क्या है, नेस्डेक अच्छे से मूव कर रहा है नहीं। तो नेस्डेक को अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो इसका भी सेम स्ट्रक्चर है। इसी में भी क्या हुआ है, कुछ दिन पहले कंटिन्यूएशन एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला, फिर अभी आप देखो तो बहुत सही इसमें मोमेंटम मिला है इस हफ्ते। सेम डाउ जोन की तरह भी इसका स्ट्रक्चर है। अगर हम इसका रेजिस्टेंस देखें तो इसका रेजिस्टेंस है 26,000, ऑलमोस्ट 100, और ये अभी बहुत सही से मूव कर रहा है। इसका मंथली भी स्ट्रक्चर सही है, वीकली भी सही है। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करें तो डेली टाइम फ्रेम में भी हमें सेम चीजें देखने को मिलेंगी और आरएसआई भी 40 में सपोर्ट है। तो अगर हम इसको अच्छे से ऑब्जर्व करें तो इसका स्ट्रक्चर सही है, बट यहाँ पे छोटा सा एक रेजिस्टेंस है, मे बी ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे 25,662 में एक छोटा सा रेजिस्टेंस है नेस्डेक पे। तो हम क्या नहीं करते, हम नेस्डेक पे ट्रेड नहीं करते या डाउ पे नहीं करते, पर हमें देखना होता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में अगर कुछ खराब इंपैक्ट हो तो उसका इंपैक्ट हमारे इंडियन मार्केट पे पड़ता है। इसलिए हम क्या करते हैं, ग्लोबल को देखते हैं। फिर हो गया गिफ्ट निफ्टी। तो गिफ्ट निफ्टी आप देखते होंगे कि गिफ्ट निफ्टी अगर ऊपर है तो इंडियन मार्केट ऊपर ओपनिंग होता है, मतलब गैप अप की बात करी। अगर गैप डाउन होता है तो बैंक निफ्टी या निफ्टी में हमें थोड़ा बहुत गैप डाउन देखने को मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर हम इसको अच्छे से ओवरऑल एनालिसिस करें तो आपको देखने को मिलेगा वीकली टाइम फ्रेम में इसमें एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अभी ये ब्रेक करने के लिए रेडी हो रहा है। 26,500 का जो लेवल है
ऑलमोस्ट ब्रेक कर चुका है। अगर इसमें से एक सही कैंडल हमें देखने को मिलता है गिफ्ट निफ्टी में, तो इंडियन मार्केट में बहुत हमें मोमेंटम, सही मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक उसी तरह अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम में हमें स्ट्रांगनेस इसमें नजर आ रहा है। 60 के ऊपर है आरएसआई, मतलब डेली वीकली मंथली 60 है, मतलब ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आप इसमें क्या कर सकते हो, वॉल्यूम भी चेक कर सकते हो, तो वॉल्यूम भी इसका ठीक ठाक है, मतलब ये ब्रेकआउट के पास है, ब्रेकआउट करने वाला है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम अभी हमने देख लिया कि डाउ जोन, नेस्डैक, फिर गिफ्ट निफ्टी। अभी देखेंगे हम यूएसडी आईएनआर। यूएसडी आईएनआर हमें क्या बताता है, यूएसडी आईएनआर हमें बताता है कि एफआईएस सेल कर रहा है या एफआईएस क्या कर रहा है, बाइंग कर रहा है। तो इसमें अगर हम अच्छे से एनालिसिस करें तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, अगर ये कंटिन्यूएशन ऊपर जा रहा है तो हमारे मार्केट में थोड़ा बहुत हमें वीकनेस देखने को मिलता है। अगर इसमें हमें रेजिस्टेंस फेज या थोड़ा बहुत नीचे अगर आता है तो हमारे इंडियन मार्केट में हमें स्ट्रांगनेस देखने को मिलता है। तो आप क्या कर सकते हो, ये देख सकते हो यूएसडी आईएनआर। ठीक है, तो हम अभी क्या करेंगे, अभी हमने छोटा मोटा एक एनालिसिस ले लिया है ग्लोबल मार्केट के ऊपर। ग्लोबल मार्केट अभी स्ट्रांग है, सारे स्ट्रक्चर अच्छे हैं, वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम हमने सारे देख लिए हैं। तो हमें वहाँ पे लग रहा है उसमें स्ट्रेंथ है। तो अगर उसमें स्ट्रेंथ है तो उसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट पे पड़ेगा। तो इंडियन मार्केट का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। तो इंडियन मार्केट हम शुरू करेंगे निफ्टी से, हम शुरू करेंगे क्योंकि निफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो निफ्टी को अगर देखें, निफ्टी इज रेडी फॉर ब्रेकआउट। निफ्टी अभी रेडी हो रहा है 26,250 का जो इसका ऑल टाइम हाई है वो ब्रेक करने के लिए रेडी हो रहा है निफ्टी, मतलब इसका भी स्ट्रक्चर सही है। तो इस हफ्ते हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ब्रेकआउट हो सकता है। नेवर नो ना, हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं, हम मार्केट को अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, देखते हैं चीज़ों को, एनालिसिस करते हैं, फिर हमें लगता है ये ब्रेकआउट करने वाला है। तो अगर इस हफ्ता निफ्टी में ब्रेकआउट हुआ तो बहुत ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिसमें हमें बहुत सही मोमेंटम देखने को मिलेंगे, ऑलरेडी मिल रहे हैं बहुत ऐसे स्टॉक्स। वीकली टाइम फ्रेम पे भी सही है, आरएसआई 60 के ऊपर है। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करें तो डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर भी ठीक ठाक है। बट अगर आप देखो 2 दिन छोटा छोटा एक रेड कैंडल देखने को मिला, बट इसमें क्या नहीं है, वॉल्यूम ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है और ये कैंडल ये नहीं साइन कर रहा है कि नीचे आ सकता है। मे बी ये थोड़ा रिट्रेस कर रहा है फिर से जाने के लिए, क्योंकि अगर किसी इंडाइसेस या स्टॉक्स को अगर ऊपर तक जाना है तो क्या करता है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट दिखाता है। ये हर एक जगह एप्लीकेबल है, तो इसके वजह से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट मिल रहा है हमें निफ्टी में। तो अभी हम क्या करेंगे, निफ्टी को तो हमने देख लिया। अभी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम क्या देखेंगे, अभी हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्टर रोटेशन, कि सेक्टर कैसे रोटेट होता है। तो आप सभी को पता है कि एक सेक्टर कुछ दिन मूव करता है, फिर दूसरे में शिफ्ट हो जाए, फिर तीसरे में शिफ्ट होता है, इस तरह से करता है। जैसे कि कुछ दिन पहले मेटल ने थोड़ा बहुत मूवमेंट दिया ब्रेकआउट करने के बाद, अभी नीचे आ गया, फिर ऑटो स्टार्ट हुआ, बैंक स्टार्ट हुआ, एनर्जी या आईटी की बात करें तो अभी थोड़ा नीचे है। तो इस तरह से क्या होता है, रोटेट होता रहता है। अगर हमने इसको समझ लिया कि अभी मुझे मेटल पे नहीं करना है या अभी मुझे आईटी पे नहीं करना है क्योंकि आईटी अभी थोड़ा नीचे है, तो हम क्या करेंगे, हम बैंक्स पे ट्राई करेंगे क्योंकि बैंक्स का स्ट्रक्चर सही है, ऑटो का स्ट्रक्चर सही है। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से रोटेट होता है। आपको ये पता होना होगा, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो या थोड़ा पोजिशनल टाइप करते हो तो आपको सेक्टर रोटेशन का कॉन्सेप्ट भी समझना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, बैंक्स को देखेंगे। तो बैंक्स में क्या आता है, पीएसयू बैंक आता है, प्राइवेट बैंक आता है, और हम देखेंगे फाइनेंशियल सेक्टर क्योंकि ये सारे बैंक्स के अंडर है। और भी ऐसे सेक्टर है जैसे ऑटो हो गया, फाइनेंस, एफएमसीजी, एनर्जी, इंफ्रा, ऑयल, फिर हो गया फार्मा, मेटल। तो आप अगर सारे इंडाइसेस को या सारे सेक्टर को अच्छे से ऑब्जर्व करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है या कंटिन्यूएशन नीचे जा रहा है, अभी ये कंसोलिडेशन पे है। तो आपको क्या करना है, हर एक सेक्टर को अच्छे से ऑब्जर्व करना है और देखना है कि इसमें से बेस्ट कौन सा है। हमने अगर इसमें से बेस्ट सेक्टर ढूंढ लिया तो उसमें से हमें क्या करना है, उसमें से बेस्ट हमें स्टॉक ढूंढना है जो बहुत अच्छा मूव करे, जो कंटिन्यूसली ट्रेंड में है। तो उस तरह का स्टॉक्स अगर हम ढूंढ पाते हैं तो तभी हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने निफ्टी को देख लिया, अभी हम बैंक निफ्टी को देखेंगे। तो आप अगर बैंक निफ्टी को देखते हो अच्छे से तो बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई कब का क्रॉस कर लिया, 59,000 एक रेजिस्टेंस था वो भी अभी क्रॉस कर लिया, अभी 60,000 पहुंचने वाला है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी बहुत सही से मूवमेंट दिया है। आप अगर देखो इसमें कंटिन्यूएशन है, मतलब 4 हफ्तों से
बहुत बढ़िया मोमेंट हमें बैंक निफ्टी में मिला। फिर पहले भी था, 2 हफ्ता कंसोलिडेशन था वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम इसका आरएसआई देखें, आरएसआई स्ट्रांग है इसका। फिर अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करें तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देखो ये कैंडल ने पूरा 3-4 कैंडल को कवर अप कर दिया, मतलब ये इंगल्फ कर दिया। बहुत सही हमें मोमेंटम देखने को मिला। अभी आप अगर हम फ्राइडे का कैंडल देखें, छोटा एक कैंडल बना है, थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है। मे बी मंडे को एक अच्छा कैंडल बन सकता है बैंक्स पे, क्योंकि बैंक्स का स्ट्रक्चर अभी ठीक ठाक है। तो बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, ठीक है। फिर हम देखेंगे फाइनेंस। फाइनेंस भी बहुत सही से मूवमेंट किया। फाइनेंस ने भी ऑल टाइम हाई क्रॉस कर दिया। अभी 27,890 चल रहा है। ये भी तैयार हो रहा है 28,000 के लिए। तो 28,000 क्रॉस किया था, फिर वो सस्टेन नहीं कर पाया। अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखो, इसका स्ट्रक्चर बहुत सही है। तो हमें क्या करना है, हमें उसका रेजिस्टेंस या कहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, कहाँ पे उसका सपोर्ट है, अब कहाँ जा सकता है, उस हिसाब से हमें क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करें तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कि वो जो पहले उसके लिए रेजिस्टेंस था, अभी वो सपोर्ट का काम कर रहा है। सपोर्ट लेके यहाँ से एक बाउंस बैक दिया, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है स्ट्रांग है। तो अगर हम स्ट्रांग सेक्टर की बात करें तो बैंक स्ट्रांग है, फाइनेंस स्ट्रांग है। और अगर हम अच्छे से और भी एनालिसिस करें तो और भी हमें सेक्टर देखने को मिल गया, जैसे कि ऑटो हो गया। ऑटो रेडी फॉर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे रेडी फॉर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, मतलब ब्रेकआउट कर दिया, सस्टेन करता है या नहीं। 27,774 अभी इसका फिलहाल का प्राइस चल रहा है। आरएसआई भी ठीक ठाक है, 60 के ऊपर है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो डेली टाइम फ्रेम में बहुत सही मोमेंटम में है ये ऑटो सेक्टर। तो ऑटो में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसने ऑलरेडी बहुत अच्छा मोमेंट दे दिया, जैसे हीरो मोटो को हो गया, एमएनएम हो गया, एशियन मोटो भी इसने अच्छा मोमेंट दिया। अशोक लेलैंड ने भी 2 दिन से कंटिन्यूएशन मोमेंट में है, अशोक लेलैंड भी। तो ऑटो सही में है, मतलब ऑटो स्ट्रांग है। तो हमने क्या किया, हमने स्ट्रांग सेक्टर ढूंढा, जैसे कि फाइनेंस हो गया, बैंक्स हो गया, ऑटो हो गया, और भी है इंफ्रा। अगर आप देखो तो इंफ्रा इज ऑलरेडी रेडी फॉर ब्रेकआउट। फार्मा भी तैयार हो रहा है ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के लिए। तो इस तरह से क्या करना है, हमें हर एक सेक्टर को क्या करना है, एनालिसिस करना है। मैं अगर आपके साथ हर एक सेक्टर को एनालिसिस करने लग गई, जैसे कि मीडिया हो गया, आईटी हो गया, इंफ्रा हो गया, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, सबसे स्ट्रांग सेक्टर कौन सा है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, ताकि आपका जो टाइम वो बच जाए। आप उसी सेक्टर को देखो जो अभी फिलहाल के लिए स्ट्रांग है। तो आप मैन्युअली सारे सेक्टर को देख सकते हो कि इसमें से सबसे स्ट्रांग कौन सा है, और हम इसमें से किसमें प्लान कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा बैंक्स को, फाइनेंस को और ऑटो को। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम देखेंगे इसमें से स्टॉक्स हम दिखेंगे। तो ये आपको देख के लग रहा है कि ये क्या है, ये एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे हम बड़े टाइम फ्रेम से एनालिसिस करते हैं, जैसे मंथली, वीकली एंड डेली। हम क्या करते हैं, स्टॉक्स को मंथली में क्या हो रहा है, वीकली में क्या हो रहा है, डेली में क्या हो रहा है, उस हिसाब से हम उसको एनालिसिस करते हैं, फिर हम प्लान करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ कि बैंक्स में क्या आता है, जैसे पीएसयू या प्राइवेट बैंक्स में कौन सा स्टॉक्स आता है, तो पीएसयू अगर हम बात करें तो पीएसयू का हमने सेक्टर नहीं देखा था। पीएसयू का जो इंडेक्स है बहुत सही मूवमेंट दिया। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ पीएसयू का, ठीक है। ये हो गया प्राइवेट बैंक, प्राइवेट बैंक का स्ट्रक्चर भी सही है। अगर हम पीएसयू की बात करें तो आपको पता है इसने ऑल टाइम हाई ब्रेक करके अभी उस पर सस्टेन कर रहा है, मतलब बैंक्स ऑल ओवर स्ट्रॉन्ग है। तो पीएसयू में क्या क्या आता है, कैन बैंक आता है, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, आरबीएल, पीएसबी, फिर हो गया इंडियन बैंक, एसबीआई, ये सारे पीएसयू में आते हैं। तो अगर हम सारे स्टॉक्स को देखने लग जाए तो हमारा क्या होगा, टाइम बहुत चले जाएगा। इसलिए मैं देख रही हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा को देख रही हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो आपको मैं पहले कहाँ ले जाती हूँ, आपको मैं पहले मंथली टाइम फ्रेम पे ले जाती हूँ। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको अच्छे से ऑब्जर्व करें तो इसने क्या कर दिया था, एक टाइम पे ब्रेकआउट कर दिया था। अगर आप देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट होने के बाद आप देखो, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे फिर से अभी ब्रेक कर रहा है 83, यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ। अगर हम इसको अच्छे से देखें तो ये एक ऑल टाइम हाई वाला स्टॉक्स है। अभी ये ऊपर सस्टेन कर रहा है मंथली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे इसमें कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन मतलब बहुत बड़ी बात होती है। कंसोलिडेशन मतलब आपको एक बहुत सही ट्रेड मिलता है। तो कंसोलिडेशन के बाद हम क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन है, बस समझाने के लिए बोल रही हूँ कि कंसोलिडेशन बहुत सही होता है किसी भी स्टॉक्स के लिए, किसी भी इंडेक्स के लिए। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ऑल ओवर स्ट्रक्चर बहुत सही है बैंक ऑफ बड़ौदा वीकली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आपको एनालिसिस करना है तो
तो आप क्या कर सकते हो, इसका जो रेजिस्टेंस है, मेन रेजिस्टेंस, उस पर आपको लाइन ड्रॉ करना है। तो इसका जो मेन रेजिस्टेंस है वो है 294। तो अगर 294 ब्रेक करता है तो मे बी हमें एक बहुत बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा प्लेटफॉर्म है, मैं यहाँ investing.com में ये देख रही हूँ, इसमें आप देख सकते हो, या आप अपने ब्रोकर ऐप पे भी देख सकते हो जाके। तो मैं यहाँ पे इन्वेस्टिंग ऐप का यूज़ कर रही हूँ, तो बहुत अच्छे से यहाँ पे ऑब्जर्व होता है सारी चीज़ें। तो बैंक ऑफ बड़ौदा हमने देख लिया, अभी हम देखेंगे और एक स्टॉक्स, वो हो गया कैन बैंक। तो कैन बैंक अभी ब्रेकआउट करने वाला है। कैन बैंक की अगर हम बात करें तो ये कब ब्रेकआउट में है, बहुत सालों के बाद ब्रेकआउट होने वाला है। तो यहाँ पे भी हम कैन बैंक को लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना है, आपको हर एक स्टॉक्स को अब मैनुअली देखना है कि ये जो स्टॉक्स है ये किस तरह से मूव कर रहा है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, कैसे प्लान करें, या इससे हम क्या सीखें। प्लान बाद में आती है कि ट्रेड ना लेना बाद में आता है, पहले हमें क्या सीख सकते हैं इस चीज़ से। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 164, इसका रेजिस्टेंस है। अभी फिलहाल जो प्राइस चल रहा है 151 इसका प्राइस चल रहा है। तो ये अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है कैनरा बैंक पे तो इसमें भी बहुत सही मोमेंटम आएगा। ठीक उसी तरह अगर आप देखो वीकली टाइम फ्रेम में कंटिन्यूएशन ग्रीन कैंडल आप देख सकते हो, अगर किसी ने यहाँ पे बाई किया तो उनको बहुत सही एक प्राइस मिल रहा होगा अभी। ठीक उसी तरह अगर डेली टाइम फ्रेम पे की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे इसका स्ट्रक्चर देखो, बहुत सही से मोमेंट दिया है कैन बैंक ने। तो इस तरह से हम जितने सारे पीएसयू स्टॉक्स है, पीएसयू मतलब स्टॉक्स है, उसको हम क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। एसबीआई को अगर हम देखें तो एसबीआई ने बहुत सही मोमेंटम दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑल टाइम हाई पे है, कंटिन्यूएशन है, इसमें भी कंसोलिडेशन थोड़ा बहुत इसमें चल रहा है, क्योंकि कंसोलिडेशन होता है, कंसोलिडेशन के बाद ही मोमेंटम आता है। ठीक उसी तरह अभी अगर हम और भी स्टॉक जैसे कि पीएसयू हो गया, प्राइवेट बैंक पे हम देख सकते हैं, आईसीआईसीआई बैंक को हम देख सकते हैं, एचडीएफसी को देख सकते हैं। आपको क्या करना है, हर एक स्टॉक्स को देखना है, मैन्युअली देखना है। कोटक को देख सकते हो किस तरह से उसका स्ट्रक्चर बना है। तो प्राइवेट बैंक पे उसमें उतना मुझे स्ट्रॉन्गनेस अभी फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि कुछ स्टॉक्स ने अभी ऑलरेडी मूवमेंट दे चुका है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम फाइनेंस में देख सकते हैं, जैसे एलटीएफ ने अच्छा मूवमेंट दिया है, अभी कैपिटल ने भी अच्छा मूवमेंट दिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ एलटीएफ, ठीक है। तो एलटीएफ अगर आपने देखा होगा तो इस हफ्ते में एलटीएफ ने अच्छा मोमेंट दिया है। तो मैं इसको आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखा रही हूँ, क्योंकि वीकली और मंथली में आप क्या देखोगे, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे ये सस्टेन कर रहा है। तो अगर आप देखो यहाँ से कंटिन्यूएशन है 289 लेवल से, आप देखो अभी 3 कितना चल रहा है, 12 चल रहा है, मतलब कंसोलिडेशन के बाद ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न था, बहुत सही पैटर्न था, अभी इसने ब्रेक कर दिया है एलटीएफ ने। एबी कैपिटल का भी सेम स्ट्रक्चर है। इस तरह से हम स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को ढूंढते हैं, ठीक है, फिर हम क्या करते हैं उसमें प्लान करते हैं, ठीक है। अगर मैं और एक स्टॉक दिखाऊं ऑटो सेक्टर का स्टॉक्स आता है अशोक लेलैंड, ठीक है। तो मैं आपको अशोक लेलैंड का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। अशोक लेलैंड आता है ऑटो में आता है अशोक लेलैंड। एनालिसिस देखिए, आप ये मत समझ लेना कि मैं आपको बोल रही हूँ कि अशोक लेलैंड बाई कर लो या एलटीएफ बाई कर लो, बिल्कुल भी नहीं। बस मैं आपके साथ मेरा एनालिसिस शेयर करूँ कि इस तरह से एनालिसिस करते हैं। टॉप डाउन जब अप्रोच हम आजमाते हैं तब हमें ओवरऑल मार्केट पता चलता है कि ओवरऑल मार्केट कौन से दिशा पे है। ओवरऑल मार्केट का अगर दिशा ठीक नहीं है तो हम ट्रेडिंग प्लान नहीं कर सकते या हम कुछ भी नहीं सीख सकते। तो ओवरऑल मार्केट को हम समझते हैं, फिर हमें उसमें से बेस्ट चीज़ों को ढूंढ के निकालते हैं। तो अगर हम अशोक की बात करें तो अशोक ने बहुत सही मोमेंट दिया, ब्रेकआउट हुआ था 130 लेवल पे। अगर आप देखो ब्रेकआउट होने के बाद अभी कंटिन्यूशन है, इसमें 158 इसका चल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में भी इसका स्ट्रक्चर सही है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो अगर हमें 130 में नहीं मिला तो हम क्या कर सकते हैं, 150 पे भी हम बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि आप देखो इसमें एक बहुत सही फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना, जैसे एलटीएफ में बना, फिर एबी कैपिटल में बना, फिर अशोक लेलैंड के में बना। तो ये जो फ्लैग एंड पोल पैटर्न होता है ट्रेंडिंग मार्केट में वो बहुत सही से मूवमेंट करता है। तो हमें बहुत सारी स्ट्रैटेजी के पीछे नहीं भागना है, हमें एक दो स्ट्रैटेजी लेना है, उसी में हमें क्या करना है, ट्रेडिंग करना है। तो इस तरह से हमने अशोक लेलैंड को देखा कि अशोक लेलैंड किस तरह से मूव कर रहा है। और भी हम अगर स्टॉक्स देखें और क्या होता है, ऑटो को हमने देख लिया, पीएसयू बैंक पे हमने एक देख लिया। अभी हम एचडीएफसी बैंक को देखेंगे। तो एचडीएफसी बैंक का एक छोटा सा रिजल्ट आया था, रिजल्ट मतलब एक न्यूज़ आया था एचडीएफसी बैंक का। तो एचडीएफसी बैंक को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें
तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये HDFC बैंक कुछ और ही लग गया, तो ऐसा होता रहता है। HDFC बैंक अगर हम देखें, ओके, डबल, हाँ ये रहा है HDFC बैंक। तो HDFC का बैंक 1000 के ऊपर है, तो ये एक पॉजिटिव नोट है। पर अगर हम इसको क्या करें, यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करें तो इसका ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस है 1020। अभी ये पूरा कंसोलिडेशन पे है, तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ये आपको समझना होगा। स्टॉक्स अगर कंसोलिडेशन पे है तो वहाँ पे बाइंग करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कंसोलिडेशन मिलेगा, लॉस मिलने के ज़्यादा चांसेस है, आपका पैसा फंसा रहेगा, क्योंकि हमें नहीं पता ये जो स्टॉक्स है या जो इंडेसेस है कितना दिन तक कंसोलिडेशन करेगा। तो अभी कंसोलिडेशन पे है, जब तक ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं हो जाता या एक ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हम प्लान नहीं करते। मतलब आपको जल्दबाजी नहीं करनी है ट्रेडिंग पे, क्योंकि हम जब जल्दबाजी करते हैं तभी हमें बड़े बड़े लॉसेस होते हैं। तो इस तरह से होता है टॉप डाउन अप्रोच। तो ये अप्रोच आपको कैसा लगा आप बता सकते हो अपना ओवरव्यू कमेंट पे। मैं आपके साथ कुछ ऐसे सेटअप डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो पे जहाँ पे आपको स्विंग ट्रेडिंग करने में आसानी हो। तो आज का ये वीडियो इतना ही। थैंक यू।